हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 10वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम भारत के हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की चर्चा कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। नदियों के विभाजन के क्रम में मैंने बताया था, विभाजन का एक तरीका होता है उत्तर और दक्षिण की नदियों के बारे में, जैसे कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दूसरा तरीका है इनके बहाव की दिशा और किस समुद्र में अपना जल विलीन करती हैं। इस हिसाब से जैसे कि भारत के आसपास या भारत में जो भी नदियां हैं वो या तो अपना जल अरब सागर में विलीन करती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में। इसी आधार पर हम दो कैटेगरी फिर से देखते हैं। एक है पूर्व की तरफ बहने वाली या बंगाल की खाड़ी में अपना जल समाहित करने वाली नदियां, और दूसरा है पश्चिम की तरफ या अरब सागर में अपना जल समाहित करने वाली नदियां, अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलीन करने वाली, समाहित करने वाली नदियों के बारे में। इस क्रम में अगर आप बात करें कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो ज़्यादा बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की तरफ ही क्यों बह रही हैं, तो इसका वजह क्या है? क्योंकि जल जो है वो हमेशा ढाल का अनुसरण करता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकलकर पूर्व की तरफ जो राज्य हैं, इस ओर बहने वाली नदियों में एक विशेषता क्या है कि भारत का पूर्वी ढाल, भारतीय या यूं कहें कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी ढाल है वो पश्चिम की अपेक्षा कम है। ठीक है, इसीलिए नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की तरफ और पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं महानदी के बारे में। भारत की एक प्रमुख नदी और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से होता है। धमतरी में भी विशेष रूप से एक जगह का नाम आपको पता होगा, सिहावा। सिहावा से महानदी का उद्गम होता है और यह छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो उत्तर की तरफ एक बहाव की दिशा दर्शाती है, उसके बाद में पूर्व की तरफ मुड़ करके और उड़ीसा में चली जाती है। उड़ीसा में इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है इसका? हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो किस नदी पर है? महानदी पर। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद में यह उड़ीसा के पूर्वी सिरे में कटक नाम का क्षेत्र है। कटक नाम की जगह से यह विभिन्न धाराओं में विभाजित होने लगती है और एक डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में हमको छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में पढ़ना ही होता है। फिर भी दो तीन सहायक नदियाँ जैसे कि शिवनाथ हो गया, पैरी, सोंढूर, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? महानदी की सहायक हैं। ठीक, नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको एक आइडिया देता हूँ। पश्चिमी घाट यहाँ पे कुछ इस तरीके से विस्तृत है। पश्चिमी घाट से निकल करके और पूर्व की तरफ बहते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक क्षेत्र में या यूं कहें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। और नासिक में भी एक विशेष लोकेशन याद रखिएगा, त्रयंबक। त्रयंबक की पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है और इसी वजह से इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने की संज्ञा या सबसे लंबी नदी होने का भी गौरव प्राप्त है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी के बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है गोदावरी नदी के बारे में। तो 3-4 फैक्ट्स अगर आपको मेंस में अगर लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे? इसका उद्गम, इसकी लंबाई, वृद्ध गंगा होने के बारे में, और साथ ही इसके बहाव क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं। कौन कौन से राज्य में यह दिखाई दे रहा है? शुरुआत होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से होने के बाद में पूर्व की तरफ बहते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बना करके, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका प्रवाह क्षेत्र या कौन कौन से राज्यों में इसका बेसिन है, ठीक है, मतलब इसकी सहायक नदियों के साथ मिला करके ये पूरा नदी अपवाह तंत्र कितने राज्यों में फैला है, तो इसमें आपको और किन किन राज्यों को शामिल करना है? एक तो है आपका मध्य प्रदेश और दूसरा है उड़ीसा। तो हम अंत में अगर ये कहें कि गोदावरी अपवाह तंत्र कितने राज्यों में फैला है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इतने राज्यों में मुख्यतः इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, इंद्रावती, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। ठीक है, तो गोदावरी के बारे में इतने तथ्य महत्वपूर्ण हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी गोदावरी में इतनी बातें आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम भी पश्चिमी घाट से एक लोकेशन है महाबलेश्वर चोटी। ठीक है, कृष्णा नदी, इसका भी उद्गम पश्चिमी घाट में ही होता है। एक चोटी का नाम याद रखिएगा, महाबलेश्वर चोटी। और यहाँ से निकलने के बाद में यह पूर्व की तरफ बहते हुए और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन थी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और सेकंड नंबर पे है कृष्णा। ठीक, इसकी कुल लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई कितनी थी? लगभग 1450 किलोमीटर। और कृष्णा की लंबाई कितनी है? लगभग 1290 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो मुख्यतः घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये सभी इसी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। एक और तथ्य जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, इसके अलावा ये जो कृष्णा का डेल्टा आप देख रहे हैं, कृष्णा भी अपना डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यह एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। उसी तरीके से गोदावरी भी एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ये गोदावरी और कृष्णा मिल करके भारत में सेकंड नंबर का डेल्टा, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पहला बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास फैला हुआ डेल्टा। ठीक है, गंगा नदी के आसपास जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो डेल्टा फैला हुआ है, यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सेकंड नंबर पे किसका है? कृष्णा और गोदावरी के द्वारा बना हुआ डेल्टा। ठीक, अगला प्रमुख नदी है कावेरी नदी। ठीक, कृष्णा के बारे में यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी, इसका उद्गम भी आप देखेंगे कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग यहाँ पर जिला है। कुर्ग जिले से, और विशेष रूप से अगर पूछा जाए पहाड़ी कौन सी चोटी से निकलती है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी नाम की एक पहाड़ी है, यहाँ पे कुर्ग जिले में इसका
लोकेशन में कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और यह लगभग 750 किलोमीटर या 760 किलोमीटर बहते हुए कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होकर के और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी दक्षिण की गंगा। ठीक, अब कावेरी के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, प्रश्न मेंस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और एक जनरल डिस्कशन के रूप में भी आपको कभी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियाँ वर्ष के कुछ महीने में ही जल से भरी होती हैं, जबकि कावेरी नदी वर्ष भर इसमें जलमग्न रहती है, या इसको हम जो नदी हमेशा साल भर जलमग्न रहती है उसको हम कहते हैं सदा नीरा। साल भर जल रहे इसको हम कहते हैं सदा नीरा। नीर का मतलब होता है पानी, सदा का मतलब है हमेशा। हमेशा जिसमें पानी रहे उसको, उस नदी को कहा जाता है सदा नीरा। तो कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में एक अपवाद है जिसमें कि वर्ष भर पानी रहता है। बाकी की नदियाँ साल के कुछ महीने में जब मानसून का मौसम होता है उस समय यहाँ पे पानी रहता है और बाकी समय यहाँ पे पानी नहीं रहता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्र है और जो भी पानी यहाँ पर बरसता है वो पूरी तेज़ गति से बहते हुए कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है या अरब सागर में चला जाता है। यहाँ पे पानी रुकने का कोई स्रोत नहीं है, जबकि जो हिमालयी नदियाँ हैं वहाँ पे पानी जो है वो रिस करके, मतलब हिमालय की जो बर्फ़ हैं वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और वहाँ से उनको पानी की सप्लाई होते रहती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो पूछा जाता है कि कावेरी नदी सदा नीरा कैसे है, क्यों इसमें साल भर पानी रहता है? तो याद रखिएगा, कावेरी नदी को दो प्रकार से पानी की सप्लाई होती है। सबसे पहला तो है मानसून के दौरान दक्षिण पूर्वी मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराता है और टकराते हुए जब थोड़ी थोड़ी वर्षा करते हुए आगे बढ़ता है, उस समय यहाँ पे जो बारिश होती है उससे कावेरी नदी को पानी की सप्लाई होती है। उससे सभी नदियों को पानी की सप्लाई होती है, गोदावरी को भी, कृष्णा को भी इसी मानसून के दौरान पानी की सप्लाई होती है बारिश की वजह से। लेकिन जब मानसून वापस लौटता है, गर्मी से जस्ट पहले आप देखेंगे ठंडी के आसपास जब बारिश होती है, उस समय जो लौटता हुआ मानसून है वो भी बारिश करता है और उस बारिश का जो पानी है वो बाकी नदियों के द्वारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो कावेरी नदी को जल प्रोवाइड करती है। इस प्रकार साल में कावेरी नदी को 2 बार जल की मात्रा प्राप्त होती है बारिश की वजह से। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है वो इस प्रकार सदा नीरा हो जाती है। अगला है एक छोटी सी और नदी का नाम पढ़ना है हमको, पेन्नार नदी। पेन्नार या इसको पेन्नूर या कहीं कहीं पे पिनाकिनी नदी मिलता है, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम होता है नंदी पर्वत से। नंदी पर्वत या इसको नंदी दुर्ग भी कहा जाता है, कर्नाटक में है। नंदी पर्वत के आसपास से पेन्नार नदी का उद्गम होता है और यह लगभग 550 किलोमीटर बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उद्गम होता है कर्नाटक में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, इसके बारे में यही 1-2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से हमको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन 4 नदियों के बारे में ठीक से जानकारी होनी चाहिए जब हम प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियाँ। हमने अपनी चर्चा के दौरान ये डिस्कस किया था कि भारत में मुख्यतः नदियों के प्रवाह के हिसाब से हम इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है पूर्व की तरफ बहने वाली या अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ, और दूसरा है पश्चिम की तरफ या बंगाल की खाड़ी में
पूर्व की तरफ मतलब बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की तरफ मतलब अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में हमने 4 नदियों के बारे में मुख्यतः बात किया है, गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो आप यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा के आसपास देख सकते हैं। जैसे कि एक नदी का नाम है यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी, एक नदी है वैतरणी नदी, और एक नदी है ब्राह्मणी नदी। स्वर्णरेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी, इनके बारे में ज़्यादा करके CGPSC या व्यापम में एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं, पर फिर भी आप इनके बारे में 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनको याद रख सकते हैं। कम से कम इनका नाम तो याद रखिएगा कि ये किस तरफ बहती हैं। पूर्व की तरफ मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल समाहित करने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद में सबसे पहले स्वर्ण रेखा के बारे में अगर देखें तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार के आसपास। ये पूरा का पूरा जो झारखंड बिहार का बॉर्डर एरिया है, इस पूरे क्षेत्र को हम छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे खूब सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। भारत में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र से निकलती है स्वर्णरेखा नदी और आगे चल करके झारखंड होते हुए, उड़ीसा होकर के और पश्चिम बंगाल में होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा प्राप्त हो गई है। जैविक मरुस्थल होने का मतलब क्या है? एक ऐसा नदी जहाँ पे जीव होने तो चाहिए लेकिन मरुस्थल की भांति वहाँ से सारे जीव विलुप्त हो गए हैं। इसका रीज़न क्या है कि छोटा नागपुर पठार के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए हैं और इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो स्वर्णरेखा नदी में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि मछली, मेंढक, ये सभी इस नदी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, विशेष जो जीव जंतु हैं उसको तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक जो किसी भी नदी में पाए जाने चाहिए, जो मछली हो गए, मेंढक हो गए, ये भी स्वर्णरेखा नदी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो नदियों के क्रम में अगर पूछा जाए कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो स्वर्णरेखा नदी को। अगला है, यहीं पे छोटा नागपुर पठार से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। यह झारखंड, उसके बाद में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए और उड़ीसा से होकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। बस इतनी चीज़ याद रखेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। अगला है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, इसका उद्गम होता है उड़ीसा में क्योझर पठार से। ठीक, और यह भी पूरी तरीके से उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक, तो इन पूर्वी नदियों के बारे में या बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में इतनी ही महत्वपूर्ण नदियाँ थी और इतना ही महत्वपूर्ण काम का चीज़ था जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अरब सागर की तरफ या पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में। इन नदियों के क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। लेकिन नर्मदा नदी तो यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा इस मैप में। इसके लिए एक और मैप देखिएगा जहाँ पे केवल पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि केवल और केवल पश्चिम की तरफ ही बह रही हैं। ठीक, तो इस मैप में सिर्फ पश्चिम की तरफ या अरब सागर में बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा किया गया है। अब आप सबसे पहले दक्षिण की तरफ आ जाइए। दक्षिण की तरफ या यूं कहें कि पश्चिमी घाट की तरफ आप जब देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां दिखाई दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ इन नदियों को बहने के लिए बहुत कम क्षेत्र प्राप्त हो पाता है। ठीक है, इसीलिए ये नदियाँ छोटी रह जाती हैं। इसके बाद तो फिर हमारा अरब सागर शुरू हो जाता है और पूर्व की तरफ जो बह रही हैं नदियाँ जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, पेन्नार हो गई, इन सभी को बहने के लिए काफ़ी लंबा स्पेस मिलता है। इसीलिए यह बहुत लंबा दूरी भी तय करती हैं और ये काफ़ी लंबी नदियों के रूप में भारत में जानी भी जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको बहुत लंबा स्पेस मिल पाता है। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ लंबी हैं जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ छोटी हैं। ये भी एक सामान्य तथ्य है, विशेष रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन जो पश्चिमी घाट है मुख्य रूप से
यहाँ के बारे इस क्षेत्र के बारे में, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के बारे में यह तथ्य पूर्णतः सत्य है। ठीक है, कभी स्टेटमेंट पूछा जाए कि पश्चिमी घाट के पूर्व में बहने वाली नदियाँ लंबी होती हैं जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ छोटी होती हैं, तो ये फैक्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है वो मैं चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि इन नदियों को बहने के लिए पूर्व की तरफ ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ज़्यादा लंबा स्थान है, जबकि पश्चिम की तरफ ये सीधे ही बहुत कम दूरी तय करने के बाद में अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में, और इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है या अमरकंटक क्षेत्र से होता है। अमरकंटक किस पहाड़ी पर है? यह है, इस पहाड़ी का नाम मैंने आपसे चर्चा किया था। इस पूरी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी। एक और पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक, तो यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत में अमरकंटक के पठार के पास में होता है। यह लगभग 1290 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी लगभग 1290 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में चली जाती है। अब एक प्रश्न याद रखिएगा, पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? पश्चिम की तरफ या अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। मुझे लग रहा है कि बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है कि लगभग राजस्थान के नीचे का पूरा जो क्षेत्र है वह प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। ठीक, और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों की चर्चा जब हो रही है तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां अलग हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां अलग हैं। पूर्व की तरफ या पूरे प्रायद्वीपीय भारत की जब बात की जाती है तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर वहीं हम बात कर दें कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी तो नर्मदा नदी सबसे लंबी है। ठीक, उद्गम और राज्य के बारे में बात कर चुका हूँ। उद्गम होता है अमरकंटक पठार से, और साथ ही यह कौन कौन से राज्य में बहती है? तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में बहते हुए फिर गुजरात से होकर के कहाँ चली जाती है? थोड़ा सा इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है। ये दक्षिणी हिस्सा इसका थोड़ा सा उत्तरी महाराष्ट्र की तरफ है। महाराष्ट्र की कुछ सीमा से लगा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद में अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, तो क्या क्या बातें हमने इसके बारे में चर्चा की? उद्गम अमरकंटक से, लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसी नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है, इसको कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ठीक, इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, और यह कहाँ पे है? जबलपुर के पास में है। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, जो भी नदियाँ पश्चिम की तरफ या यूं कहें कि अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती हैं वो एक विशेष क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसको हम कहते हैं एस्चुरी। एक शब्द हमने पढ़ा था डेल्टा। ये दोनों ही नदियों के द्वारा बनाई गई संरचना है, एस्चुरी भी और डेल्टा भी। डिफरेंस क्या है? जब कोई नदी बिल्कुल मंद गति से बहती है तो ये अपने मार्ग में अवसादों का निक्षेपण करते हुए बहती है, इससे इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और ये नदियाँ जो है वो कई दिशाओं में फैलने लगती है। इस प्रकार एक त्रिकोण आकृति का निर्माण होता है, त्रिकोणीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको कि डेल्टा कहते हैं। जनरली यह पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती हैं। जबकि एस्चुरी एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है नदियों के द्वारा बनाया गया जहाँ पे नदियाँ बहुत तेज गति से बहते हुए सीधे जा करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक, ये
एक ही दिशा का या एक ही धारा का अवसरण करते हुए सीधे जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। यहाँ पे फैलाव या बिखराव वाली स्थिति हमको नहीं दिखाई देती है। ऐसी संरचना को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। जिस नदी की तीव्रता अधिक है, बहाव की दिशा बिल्कुल एक जैसी है, मार्ग में अपने किसी भी प्रकार के निक्षेपों की वजह से इनका मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे जो नदियां हैं वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। और जहाँ जहाँ पे नदियां मंद गति से बहना शुरू करती हैं वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नर्मदा भी क्या बनाती हैं? एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा है साबरमती नदी। नर्मदा के बाद में एक नदी का नाम याद रखिएगा, साबरमती नदी। साबरमती नदी, इसको साबरमती नाम दो धाराओं के मिलने से बनता है। साबरमती नाम दो धाराओं के नाम से मिला है। एक है साबर नदी, साबर नाम की एक धारा है, और एक है हाथमती। ये दोनों ही राजस्थान की छोटी छोटी नदी धाराएं हैं। दोनों ही जब एक साथ मिल जाती हैं तब इस पूरी नदी का नाम क्या पड़ता है? साबरमती। साबरमती किस राज्य से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यह दक्षिण की तरफ, या यूं कहें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ बहते हुए खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। खंबात की खाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है साबरमती नदी। इतनी चीजें याद रखिएगा। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती या तापी नदी, ताप्ती या तापी नदी दोनों एक ही है। इसके बारे में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और पश्चिम की तरफ बहते हुए यह खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह भी एक एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। बस इतनी दो तीन चीज़ें जो है वो ताप्ती नदी के बारे में याद रखिएगा। विशेष रूप से इसके उद्गम का अगर क्षेत्र पूछा जाए तो मैंने बताया था कि ये जो पूरा पर्वत श्रृंखला है इसको हम सतपुड़ा कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत में भी तीन मुख्य चोटियां हैं, तीन मुख्य सीरीज है। एक का नाम है राजपीपला, एक का नाम है महादेव और एक का नाम है मैकल। राजपीपला, महादेव और मैकल श्रेणी। ताप्ती नदी का उद्गम ये जो बीच वाली सीरीज है जिसका नाम क्या था? महादेव। राजपीपला, महादेव और मैकल। तो महादेव श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ये भी चाहे तो याद रख सकते हैं। क्या क्या बातें हैं ताप्ती नदी के बारे में? इसका उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत के महादेव श्रेणी से मुल्ताई नामक क्षेत्र के पास में। इसके अलावा यह पश्चिम की तरफ बहते हुए खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैली हुई है। ठीक है, अगला है माही नदी। माही नदी के बारे में देखेंगे तो नर्मदा के उत्तर की तरफ इसका बहाव है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के पास में इसका उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। यह सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में बहना शुरू करती है, उसके बाद यह उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और उत्तर की तरफ बह करके मतलब राजस्थान में बहते हुए फिर वापस दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। दक्षिण की तरफ मतलब फिर से राजस्थान में एंटर करती है और उसके बाद में गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक, इस प्रकार एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे एक बनता है, वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से उद्गम होकर के राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश तथा फिर गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। माही नदी के बारे में ये 3-4 फैक्ट्स याद रखेंगे। तो हमने किन नदियों के बारे में बात किया? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती और माही। इन नदियों के बारे में बात कर चुके हैं। अगली प्रमुख नदी है इस क्षेत्र की, इसका नाम है लूनी नदी। हालांकि लूनी नदी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि
अरब सागर में गिरने वाली नदी है, क्योंकि यह बीच में ही समाप्त हो जाती है। अरब सागर की नदियों के बारे में जब चर्चा की जाती है तो लूनी नदी को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह भारत में ही बहते हुए और भारत में ही इसको कह सकते हैं कि विलुप्त हो जाती है। ठीक, अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली पर्वत से ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान में बहते हुए फिर गुजरात में एंटर करती है। गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसको कि हम कच्छ का रण कहते हैं, यह भुरभुरी मिट्टी है, दलदली क्षेत्र है, जहाँ पे ये पूरा का पूरा जल जो है वो सोख लिया जाता है और इस प्रकार यह इस कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। इसका उद्गम किस राज्य में है? राजस्थान में। किस पहाड़ी से? अरावली पहाड़ी से। किस जगह पे विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बह रही हैं या अरब सागर में जाके मिल रही हैं, उनमें इतनी महत्वपूर्ण नदियां थीं। ठीक, इसके अलावा जो भी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। इन सभी इंडिविजुअल जो नदियां हैं इनका लोकेशन अलग अलग है, जैसे कि लूनी नदी अरावली पर्वत से निकल रही है राजस्थान में। उसी प्रकार साबरमती नदी, यह भी अरावली पर्वत के आसपास से ही इसका उद्गम है, लेकिन कुछ दूरी पर स्थित है। लूनी और अरावली साबरमती काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। दूसरा है माही नदी। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकल रही है। उसके नीचे है नर्मदा नदी और सबसे नीचे है ताप्ती नदी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक सीक्वेंस जो कि पूछा जाता है परीक्षाओं में। ये एक माउंटेन रेंज है और यह एक माउंटेन रेंज है। इनका क्रम अगर देखा जाए तो एक नदी है, फिर माउंटेन है, फिर एक नदी है, फिर एक माउंटेन है, फिर एक नदी है। इस प्रकार यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाओं का एक क्रम है, जिसमें सबसे ऊपर है माही नदी, इसके नीचे है विंध्याचल पर्वत, इसके नीचे है नर्मदा नदी, माही के नीचे विंध्याचल, उसके नीचे है नर्मदा। नर्मदा के नीचे आप देखेंगे ये है सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है तापी या ताप्ती नदी। इनका क्रम याद रखिएगा। एक बार सीजीपीएससी या व्यापम के किसी एग्जाम में इनका क्रम पूछा गया था कि कौन सी नदी किस पर्वत के बीच में है या कौन सी नदी किस पर्वत के ऊपर में है, उत्तर में है, दक्षिण में, इस प्रकार से। ठीक है, तो माही, उसके दक्षिण में विंध्याचल, उसके दक्षिण में नर्मदा नदी, उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत और उसके दक्षिण में है तापी या ताप्ती नदी। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण नदियाँ थी आपके मध्य प्रदेश गुजरात क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत में विशेष रूप से पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के बारे में। इनके बारे में जनरली हमको बहुत डिटेल याद रखना नहीं होता है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। इस क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले है गुजरात से 2 नदियों के नाम याद रखिएगा, एक है मांडवी और एक है जुआरी। मांडवी और जुआरी दोनों ही गुजरात से निकलती हैं। इसमें मांडवी नदी के तट पर गोवा की जो राजधानी है पणजी यहाँ पे मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक में 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक है शरावती और एक है गंगा वैली। शरावती और गंगा वैली पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है और ये जो है कर्नाटक में ही बहते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। साथ ही ये सभी नदियाँ एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी, मतलब बहुत तेज गति से प्रवाहित होते हुए जा करके अरब सागर में टकराती है और समाहित हो जाती हैं। अगला है केरल में। केरल में 2 प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम है भरतपुरझा और एक है पेरियार। ठीक, भरतपुरझा और पेरियार, बस इतनी नदियों के नाम याद रखिएगा, इनके राज्यों के नाम याद रखिएगा और उद्गम क्षेत्र मुख्य विशेष रूप से पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियाँ जो कि अरब सागर की तरफ बहती हैं कौन कौन सी हैं? मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा वैली, भरतपुरझा और पेरियार। ठीक, नदियों के बारे में सिर्फ इतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तथ्य तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ यही कुछ तथ्य हैं जो कि महत्वपूर्ण थे, जिसकी चर्चा हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया है। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और इसी के साथ हमारा नदी अपवाह तंत्र समाप्त होता है।
मैं फिर से बता दूं मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं इस नदी अपवाह तंत्र में। सबसे पहले हमने बात किया है कि अपवाह तंत्र को हम किस प्रकार कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, हिमालयी अपवाह तंत्र। साथ ही दूसरा कैटेगरी था, सेकंड कैटेगराइजेशन था आपका प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। हिमालयी नदियों में हमने 3 प्रमुख अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा किया। सबसे पहले हमने बात किया था गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा था सिंधु अपवाह तंत्र, और तीसरा था ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में। इनकी सहायक नदियों के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। प्रायद्वीपीय भारत में हमने 2 पार्ट में बात किया था। एक है पूर्व की तरफ या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा था अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों में हमने 4 मुख्य नदियों की बात की थी। सबसे पहला था महानदी, इसके बाद में गोदावरी, इसके बाद में है कृष्णा, और लास्ट हमने बात किया था कावेरी। अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों में हमने कौन कौन सी नदियों के बारे में चर्चा किया था। सबसे पहले हमने बात किया था नर्मदा के बारे में। नर्मदा के बाद हमने बात किया साबरमती, साबरमती के बाद में तापी या ताप्ती नदी, और लास्ट में हमने बात किया था माही नदी के बारे में। इसके अलावा एक नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी तो है लेकिन अरब सागर में पहुंच नहीं पाती है, इसीलिए हम इसको इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। एक पृथक नदी के रूप में हमने इसकी चर्चा की है, नाम है लूनी नदी। साथ ही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरने वाली नदियों में ये तो मध्य प्रदेश गुजरात के आसपास की नदी हो गई। इसी में हमने बात किया था पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में चली जाती हैं। इनमें कौन कौन सी नदियाँ थी? मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा वैली, भरतपुरझा और पेरियार। इसी के साथ हमारा नदी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। आप कम से कम इतनी बातों को, इतनी चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे और प्रारंभिक तथा CGPSC की मुख्य परीक्षा के लिए भी इतना कंटेंट पर्याप्त होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।